किसी भी देश को समझने के लिए अभी तक तो हम समझाने के लहजे से बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं आता है। अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े हैं, ठीक है ना? आप पढ़े हैं और अब आप इसको कैसे समझें? तो जैसे आप आंसर लिखने जा रहे हैं, मान लो इसका, तो आप सिंपली आंसर लिखते समय फटाक से आपने क्यूबा को आप पढ़ने जा रहे हैं और आपको 3 मिनट के अंदर क्यूबा पढ़ना है, ठीक है ना? आपको क्यूबा में 3 मिनट के अंदर आपको क्यूबा पढ़ना है। बहुत 3 मिनट बहुत कम दे रहा हूँ। 3 मिनट में क्यूबा समझना है आपको। अरे भाई 6 मिनट के अंदर तो आपको 150 शब्दों में सवाल का उत्तर देना है। 9 मिनट के अंदर आपको 250 शब्दों का जवाब देना है। तो किसी भी देश को अगर एक देश को उठा के 2-2 दिन समझते रहेंगे तो आपके पास टाइम कहाँ होता है? इसको 3 मिनट में आप कैसे समझेंगे क्यूबा को? सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ के मानचित्र को खोजो। मानचित्र को खोजते ही जाएँगे तो जैसे कि कहीं भी जाएँगे तो आपको मिल ही जाएगा। फट से आपने देखा कि एक लेटा हुआ एक जगह है। आपने सीधे सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले जाना है अक्षांश पे, फिर जाना है देशांतर पे। आपने देखा कि अक्षांश और देशांतर में ये कहाँ ठहरता है? आपने देखा इक्वेटर के ऊपर है, कर्क रेखा के नीचे है, कैरिबियाई सागर में है, उत्तर अटलांटिक महासागर में है। आपने फटाक से इसका आइडिया ले लिया। अब कहीं भी मैप खोलेंगे तुरंत वहाँ पहुँच जाएँगे। आपने देखा कि ये जो इलाका है और ये जो इलाका है, इनके बीच में 11-12 क्योंकि ऐसे-ऐसे लाइन जाती है उसकी देशांतर की, तो 11 से 12 लाइन जा सकती है, जैसा कि है। क्योंकि ये लंबा ज़्यादा होगा तो लाइनें ज़्यादा हो जाएँगी। आपने फट से देखा कि इसकी राजधानी क्या है? आपने पाया हवाना है। आपने देखा कि क्यूबा है क्या? बोले कि भैया ये जो है ना, जो ये द्वीप समूह है वहाँ कैरिबियाई देशों में, उसमें 4000 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा ही है। बोले फिर पॉपुलेशन कितनी है? बोले 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन है। बोले राजधानी में, बोले हर 5वाँ व्यक्ति राजधानी में रहता है, लगभग 20 लाख लोग हवाना में ही रहते हैं। बोले हवाना का कोई इतिहास? बोले स्पेनिश टाइम में ये 500 साल पहले ही ये डेवलपमेंट दिखाई देता है यहाँ पर। फिर आपने देखा क्या है ज्योग्राफिकल में, और चाहे पहले भी थोड़ा देख सकते हैं, आपने देखा कि इसके ऊपर हम नॉर्थ में जाते हैं तो फ्लोरिडा की खाड़ी दिखाई देती है। उत्तर की दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमको जमैका दिखाई देता है। पूरब की तरफ हम जब जाते हैं तो हमको हैती और डोमिनिका वगैरह का नाम सुना है ना? यही हैं। पूरब की तरफ अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमको मेक्सिको की खाड़ी दिखाई देती। यानी पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण सब में आपने उसको खोज लिया। आपने ज्योग्राफिकल इसकी जो मोटी-मोटी जानकारी हो गई। आप अब तो पॉलिटिकल वे में गए कि पॉलिटिकल वे क्या है इसका? तो आपने पाया कि 1959 में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, क्यूबा की क्रांति हुई। क्यूबा की क्रांति 1959 में हुई, फिडेल कास्ट्रो की सत्ता आई और उन्होंने समाजवादी देश का मतलब समाजवादी ढांचे को अपनाया। समाजवादी का मतलब है कि 1945 के बाद जब दुनिया 2 ध्रुवों में बँटी तो एक पूंजीवाद था, एक समाजवाद था। जो समाजवाद था वो रशिया उसका नेतृत्व किया, जिसको आज की तारीख में मास्को उस समय भी था, मास्को आज भी है, बट उस समय सोवियत संघ था। और अमेरिका क्या था? पूंजीवाद का नेतृत्व किया। और अमेरिका और जमा इस हवाना के बीच यानी न्यूयॉर्क और हवाना के बीच, वाशिंगटन और हवाना के बीच हम चलें, तो शायद 70 मिनट की दूरी है अगर फ्लाइट उड़ती है तो। लेकिन हालात ये हैं कि ये किसको अपनाया? समाजवाद को। समाजवाद अगर अपनाएँगे तो पूंजीवाद को कष्ट हो जाएगा। और यही पूंजीवाद का कष्ट अमेरिका और अ, क्यूबा के बीच में कई प्रतिबंधों को जन्म दे दिया। 3 जनवरी 1961 आते-आते हर तरीके के संबंध को अमेरिका ने खत्म कर दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 1962 में जैसा कि एटॉमिक जो हथियार थे, मिसाइल थे, उसका एक तैनाती क्यूबा में किसने कर दिया? सोवियत संघ ने। आमने-सामने की टक्कर क्रिएट कर दिया। जबकि 1903 से ही उसके पास ग्वांतानामो बे में, जबकि 1903 से अमेरिका का एयर बेस है, जिसके लिए अंतकाल तक है, उसका कोई समय तय नहीं है। कास्ट्रो सत्ता में आने के बाद इस घटना को, जो ये एयरबेस था, इसको अपने संप्रभुता के खिलाफ माना कि हमारे देश में क्यों भाई? टकराहट बढ़ेगी, प्रतिबंध बढ़ेंगे। 1960 से 91 तक सोवियत संघ यानी सोवियत संघ जब तक जिंदा था, तेल की पूर्ति सोवियत संघ किया करता था और उसकी चीनी की पूर्ति, निर्यात चीनी का क्यूबा किया करता था। सोवियत संघ भंग हो गया, मामले बिगड़ गए।
धीरे-धीरे मैक्सिको की तरफ गया कहीं से जहाँ से जुटा सकता था। 2000 के बाद से वो वेनेजुएला से तेल ले रहा था और वेनेजुएला से तेल की शर्त क्या थी? ऑयल फॉर डॉक्टर। तुम मुझे तेल दो, मैं तुमको डॉक्टर दूँगा। चलता रहा। ये सारी कहानी के बाद कब बिगड़ गया? जब मदुरो को ट्रम्प उठा के लाया, वेनेजुएला पर भी उसका कब्ज़ा हो गया, खत्म हो गया वहाँ से। अब रसिया थोड़ा तेल दे रहा है, कुछ मिक्स व्यवस्था के तहत अपनी व्यवस्था कर रहा है। फिलहाल वर्तमान में क्यूबा काफ़ी खराब हालत में पहुँच चुका है। अगर इसमें कोई भी चीज़ पर्टिकुलर थोड़ी लिबरल चीज़ डालना चाहें तो सिर्फ़ इतना डाल सकते हैं कि बराक ओबामा ने 2015 में यह कोशिश एक बार किया था कि क्यूबा के साथ जो संबंध है वो नरम हो जाएँ। लेकिन 20 जनवरी 2017 को ये ट्रम्प फिर आया सत्ता में और तब से फिर ये बवाल हुआ और आपने 3 महीना पहले देखे होंगे लगभग मदुरो को उठा ले गया। तब से वेनेजुएला पर इनडायरेक्टली अमेरिका का ही समझ लीजिए कब्ज़ा है, उसी के समर्थित लोग हैं वहाँ पर और अब तेल का एक बूँद नहीं मिलता है और ब्लैक आउट का शिकार क्यूबा वर्तमान में है। और इतना नहीं इसका इम्पैक्ट क्या है, ऊर्जा संकट से क्या हो रहा है, आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है, वहाँ के रा सामाजिक संकट खड़ा हो रहा है, वहाँ का जीवन-मरण का संकट खड़ा हो रहा है, वहाँ पलायन शुरू हो चुका है। हवाना में 20% यानी करीब हर 5वाँ व्यक्ति हवाना में रहता है। जो अमीर होंगे वही सब इधर-उधर भाग रहे होंगे, यही करते हैं। हमारे देश में कौन-सा गरीब आदमी जाके इंग्लैंड में घर बना लिया है। जिसको अमीर है वही भागता है, वो देश छोड़ के जा रहे होंगे, ये हालत है। यानी एक प्रकार से दिन-रात वहाँ ब्लैकआउट चल रहा है। ऊर्जा के कारण क्रूड ऑयल के कारण, खपत कम होने के कारण मतलब आयात कम होने के कारण वहाँ की समस्या सड़कों पर बह रही है। सब लोग ईरान और इज़राइल, अमेरिका में उलझे हैं, जबकि कैरिबियाई देश में द्वीप समूह में एक क्यूबा है, जो दुनिया के सबसे अच्छा मेडिकल मॉडल के लिए जाना जाता है, बेहतरीन चीनी उत्पादन के लिए जाना जाता है। और काफ़ी अच्छे हम लोगों के संबंधों के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और कैरिबियाई देशों में जाके देख लेंगे, चाहे ट्रिनिडाद टोबैगो है कहीं पर, जब 1910 के टाइम में या उसके पहले पानी के जहाज़ से बहुत सारे इंडियंस वगैरह गए थे। आज जाके देखें वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम तो अपने नाम जैसे ही होते हैं, है ना? और कहते हैं ना भारतीय मूल के वो प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे, फलाना, ढिमका ऐसा सुनते रहते हैं कैरिबियाई देशों में, है ना? वो सबसे हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है। क्यूबा से हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है। फ़िडेल कास्ट्रो से हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा। उसके गणित में अगर जाएँगे तो वो फ़िडेल कास्ट्रो किसके समर्थक थे? सोवियत संघ के। और हम किसके मित्र थे? सोवियत संघ के। मित्र का मित्र क्या होता है? मित्र ही होता है और अच्छे खासे मित्र थे। और उसमें कहीं न कहीं हमारी जो वंशानुगत व्यवस्था में जाएँ कुछ भारतीय मूल के तो मिल ही जाते थे वहाँ पे, है ना? बहुत सारे क्रिकेटर को आप देखिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी उनके नाम इंडियन जैसे नहीं होते हैं। ख़ैर अब इधर आओ, इस कहानी को समझ लिए यहाँ पर, इसको हम यहाँ करेंगे बंद। ये वही चित्र है जो दूसरे रूप में ये दिखा दिया हमने। अब इसको देखने के बाद बड़ा रूप में ये हुआ जो हमने ये मेक्सिको का खाड़ी बताया था, ये फ्लोरिडा की खाड़ी बताया था, ये क्यूबा बताया था, हैती, ये डोमिनिका दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा था ये? डोमिनिका रिपब्लिक है, ये हैती है, इधर जमैका है, इधर फ्लोरिडा है, उसकी खाड़ी है, इधर फ्लोरिडा ही है। ये फ्लोरिडा अमेरिका का 27वाँ स्टेट है। आज से करीब पौने 200 साल पहले इसको बनाया गया था। अपना स्टेट बनाया, धीरे-धीरे बनाया, 50 स्टेट हैं उसके पास। और इधर आप आएँगे, इस तरफ देखेंगे, इधर, है ना? तो जो वेनेजुएला से तेल लेता था, इसके लिए आसानी थी ना। देख रहे हैं ना कि ये वेनेजुएला देख रहे हैं कि नहीं? वेनेजुएला से तेल लेना आसान था, बंद हो गया। मेक्सिको से तेल लेना भी उसके लिए थोड़ा ठीक ही था। तेल कहाँ से ले? हाँ, अगर हम द्वीप में हैं और हम अड़ोस-पड़ोस का देश खोजें, तो कहाँ से पाएँगे भाई? क्यों? 4000 आइलैंड हैं वहाँ पे, द्वीप हैं, उसमें सबसे बड़ा है, लेकिन सबका हालत क्या है? क्यों? अब अगर इतना आप समझ गए हैं, तो इससे आप समझ जाइएगा ऊर्जा संकट भी आया, आर्थिक संकट भी आया, पलायन का भी संकट आया, भूकंप और हरिकेन वहाँ का संकट रहता ही है। वहाँ ऑस्कर है, राफेल है, ये वहाँ के हरिकेन्स के नाम हैं। और अनेक तरीके की भुखमरी की समस्या और भी समस्याएँ, पढ़ाई-लिखाई, चिकित्सा सुविधा। भई अगर लाइट नहीं, सुविधा नहीं तो ये कैसे चलेगा, ये ऑपरेशन थिएटर कैसे चलेंगे? यानी ये खूबसूरत मॉडल जो चिकित्सीय है, डब्ल्यूएचओ से जाके पूछेंगे। और कोविड-19 के टाइम में आप देखेंगे तो यूरोप के देश मर रहे थे, तो उसके मॉडल को लोग अपनाने का प्रयास कर रहे थे और मदद माँग रहे थे क्यूबा से। अब क्यूबा के पास जो डॉक्टर की अगर 1 लाख पे डॉक्टर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर उसके पास मिलते हैं। यानी करीब साढ़े 7 गुना ज़्यादा डॉक्टर हैं उसके पास। अच्छा चिकित्सीय मॉडल है। अब आओ इधर पे, अब अगर हम ये सब बताने का क्या फ़ायदा?
ये सब बताने का फ़ायदा है कि सवाल क्या आ सकता है, सही क्या करेंगे? इधर आओ, हमने एक सवाल बनाया हुआ है। एनालाइज़ द करंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ क्यूबा, आल्सो सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सेकंड पेपर का आप जानते हैं कि नहीं? हाँ? सेकंड पेपर देखा है ना बेटा? हाँ? अगर आप सेकंड पेपर में जाएँगे, तो पहले सेकंड पेपर मेंस में पहला मिलता है इंडियन पॉलिटी, दूसरा मिलेगा सोशल जस्टिस, तीसरा मिलेगा गवर्नेंस और चौथे नंबर पे मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस। उसी इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर कवर अप करना हो, तो आप थोड़ा-सा यहाँ पर अपनी दृष्टि दौड़ाइए। और दृष्टि कैसे दौड़ाएँगे? एक क्वेश्चन है जो क्यूबा के बारे में अभी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। देखो, क्वेश्चन हमेशा आपके नॉलेज को ना थिंक टैंक में तब्दील करता है। हमें गुस्सा आने के लिए गुस्सा आने वाली चीज़ होनी चाहिए। कोई कहे गुस्सा करके दिखाओ, मैं कोई एक्टर तो हूँ नहीं। आप कोई ऐसा काम कर दीजिए, गुस्सा आ ही जाएगा। अब क्यूबा के माल जो वर्तमान स्थिति है, उसको ध्यान में रख कर के एक प्रतियोगी के तौर पर आपको ये अध्ययन करना तो आपके लिए आपका मूल धर्म है। ठीक? क्वेश्चन को देखो, उस भाव को समझे तो यहाँ क्वेश्चन को देखो। क्यूबा की वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या का विश्लेषण कीजिए, साथ ही उनके समाधान सुझाइए। आर्थिक विश्लेषण क्या है? आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है, समस्याएँ बढ़ी हुई हैं, पलायन है, भुखमरी है, सब हो रहा है। राजनीतिक समस्या क्या है? वहाँ के अलग-अलग तरीके का जो सत्ता का संदर्भ है, वो क क्या हमारे यहाँ का राजनीतिक संदर्भ क्या है? हमारे यहाँ का सामाजिक संदर्भ क्या है? समस्या क्या है? कटोरा लेके घूमे? इधर देखो, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, क्यूबा इज़ अ सोशलिस्ट नेशन दैट हैज़ लॉन्ग बीन फेसिंग सीरियस क्राइसिस ड्यू टू इकोनॉमिक सैंक्शंस। कोई एक दिन का प्रतिबंध नहीं है। क्यूबा एक समाजवादी राष्ट्र है जो लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक संरचनात्मक समस्याओं और वैश्विक परिस्थितियों के कारण गंभीर संकटों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से यूएस क्यूबा एम्बार्गो। एम्बार्गो समझ रहे हैं? प्रतिबंध। इसमें क्या हुआ? यूएस और क्यूबा प्रतिबंध जो चला ने इसकी अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। अब ये आपने परिचय दे दिया। परिचय के बाद छोटा-छोटा इकोनॉमिक इश्यू क्या है? पॉइंट बना दीजिए। इकोनॉमिक इश्यू में क्या किया कि विदेशी मुद्रा की कमी, पर्यटन और निर्यात में गिरावट। मैंने चर्चे में विदेशी मुद्रा मैंने बोला था कि उसके पास बहुत कम है, ठीक है? हमारा घूमने-वूमने की जगह हुआ करती थी। बहुत पहले उन्होंने विकसित कर रखा था। गए आप? कौन-कौन गया हवाना? हाँ? कौन गया? इधर देखो, ऊर्जा संकट, तेल आपूर्ति में कमी, पहले वो वेनेजुएला पर निर्भर था। उच्च मुद्रास्फीति बढ़ती तो क्या बढ़ेगी? महँगाई बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी? आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई। परिणाम क्या निकला इसका? उत्पादन में गिरावट, बिजली संकट, वस्तुओं में कमी। ये आर्थिक संकट है। अगर हम इसको ये देखो, फिर पॉलिटिकल इश्यू में जाओ, डेरिवेट कर लो ना, अलग-अलग कट कर लो। अगर आप इसको पॉलिटिकल इश्यू में जाएँगे तो क्या पाएँ? एक दलीय प्रणाली है वहाँ पर, राजनीतिक बहुलता का अभाव है। वहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नोचा-नाची नहीं है, लेकिन एक दलीय भी ठीक नहीं होता है। और दूसरा क्या है? 2021 के प्रदर्शन में दमन आप देखेंगे, एक पॉलिटिकल वहाँ का जो सिनेरियो रहा है और सुधारों की धीमी गति, नीतिगत उसमें जड़ता आपको देखने को मिलेगी। समझ गए ना? नीतिगत जड़ता कब आती है? जब एक दलीय व्यवस्था होगी। हमारे देश में भी क्या है? आप सोचते हैं हमारे देश में भी अगर पॉलिटिकल हम प्रॉब्लम्स को देखें, आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो कहीं भी देख सकते हो ना। आप जाके ट्रम्प के देश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को देखिए, बिना मतलब के अपने देश को युद्ध में धकेल दिया है। ये पॉलिटिकल इश्यू क्रिएट कर दिया ना। वहाँ के डेमोक्रेटिक लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ के कांग्रेस और सीनेट के लोग कुछ यहाँ-वहाँ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के सीनेटर्स वगैरह। जनता करोड़ों, लगभग 80 लाख लोग तो सड़क पे खड़े रहते हैं, ये मूर्ख आदमी क्या कर रहा है ये? विरोध करते हैं ट्रम्प का। ये पॉलिटिकल इश्यू तो है। अब ट्रम्प वहाँ पर पानी के छींटे डलवाए, लठ चलवाए, पिटवाए, तो ये क्या हुआ? एक पॉलिटिकल इश्यूज़ तो ही क्रिएट होंगे। वही तो आपने लिखा ना, विरोध प्रदर्शन का दमन 1921 में। इधर देखो, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए। उसके बाद सोशल इश्यूज़ क्या क्रिएट होंगे?
स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली पे दबाव। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो यही चाहिए। हेल्थ चाहिए, फिर एजुकेशन चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या ही क्रिएट हो जाएँगे सोशल इश्यूज़। और आगे क्या है? बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? माइग्रेशन। इश्यूज़ क्या हैं क्यूबा का? माइग्रेशन। और माइग्रेट कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका नज़दीक है ना। अरे भाई, जैसे देहरादून है, तो देहरादून हमेशा देहरादून में माइग्रेट करेंगे लोग। अगल-बगल के लोग, छोटे कस्बे उसमें के लोग शहर में आना चाहेंगे तो देहरादून आएँगे। अगर कैरिबिया ये क्यूबा के लोग अगर पलायन करेंगे तो सबसे बढ़िया देश कौन-सा पाएँगे? हाँ, यूएस। चले जाएँगे यूएस। विशेष रूप से यूएस की तरफ पलायन क्यूबा का ज़्यादा है। ये क्या है? एक सोशल इश्यू है। आगे क्या है? जीवन स्तर में गिरावट आ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी में वृद्धि हो रही है। जो क्यूबा 1980 में 80 लाख टन चीनी पैदा करता था, 2025 में 2 लाख टन पे हो गए। आप समझ रहे हैं? 80 लाख टन चीनी पैदा करने का रोज़गार, 80 लाख टन चीनी पैदा करने का पैसा, 80 लाख टन चीनी पैदा करने के बाद जो प्राप्ति है, उससे जो जीवन स्तर होगा, उसमें परिवर्तन रहा होगा ना। आप सीधे 2 लाख टन पे आ गए। हालात अब ज़रा समझिए, प्रतिबंध कितना कमर तोड़ देता है। अब वेनेजुएला की हालत इतनी खराब क्यों थी? दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रखने वाला अगर इस ज़मीन पर कोई है तो वो वेनेजुएला है, जो 18% रखता है। यानी हर 5 लीटर अगर क्रूड ऑयल होता है तो 1 लीटर, 1 बैरल कह लो, चलो बैरल में 1 बैरल, अगर 5 बैरल दुनिया में तेल अगर लोग दावा करते हैं तो 1 बैरल तेल उसके पास होता है, वेनेजुएला के पास। लेकिन प्रतिबंधों के कारण देखिए उसकी कमर टूट चुकी है कि नहीं? आज अगर वेनेजुएला से कोई तेल सबसे ज़्यादा लेता था तो कौन लेता था? चाइना लेता था। अब प्रतिबंध लगा दिया, चाइना से ट्रेड वॉर है, ले पाएगा? अब चाइना ईरान से तेल लेगा। क्यों लेगा ईरान से? ले रहा है, क्यों लेगा? हम तुम्हारे दोस्त हैं। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एक तो यूएस का सैंक्शंस है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को थोड़ा-सा देखें। टूरिज़्म कोलैप्स किया, उबर नहीं पाया। आप लंका में भी जाएँगे, कोविड से 10% जो उसका जीडीपी में रोल होता था ना, वो होता था टूरिज़्म से, लंका का। लंका ने क्या किया? लंका ने एक तो ये जैविक खेती अपना लिया, उत्पादन 50% गिरा लिया। इतना नहीं होता है, फर्टिलाइज़र-वर्टिलाइज़र डाल के तो ज़्यादा ले लेते हैं हम लोग। उसका उत्पादन गिर गया, गेहूँ-चावल के लिए जो निर्भरता थी वो भी आत्मनिर्भरता थी, वो निर्भरता में बदल गई। ऊपर से कोविड के कारण कोलंबो-फोलंबो कौन जा रहा है वहाँ समुद्र में नहाने? 70% जो है 10% उसकी जीडीपी का 10% टूरिज़्म था, ध्वस्त हो गया, उत्पादन गिर गया। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, तो जो दूसरे देशों से मँगाएँगे वो कैसे मँगाएँगे? विदेशी मुद्रा चाहिए, भंडारण नीचे गया। लोग गैलन लेके पेट्रोल पंप पे खड़े रहे, तेल नहीं है। तेल इसलिए नहीं है कि तेल ला नहीं सकते ना। सब चर्च उड़ गए, नहा-वहा के चले आए राष्ट्रपति भवन उन सब वहाँ। देखे नहीं है हल्ला-गुल्ला जेन-ज़ी सब उतरा और स्विमिंग पूल-वूल में नहा रहा था सब जगह। वहाँ राष्ट्रपति-वाष्ट्रपति भाग गया, गोडबाया भाग गया था। है ना? सब घुस-घुस के नहाए। अरे कुछ पार्लियामेंटेरियन को जान से भी मार दिए थे। बहुत बवाल हुआ वहाँ पे। खैर, ये समझ गए तो ना? अब यहाँ पे कह रहा है समाधान क्या है? ये आप समझ गए कि नहीं? 4 फैक्टर आप देखे कि नहीं? इस क्वेश्चन के 4 फैक्टर्स को देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में सीधा-सीधा जो लिखा है वही लिख दीजिए। क्वेश्चन में साफ-साफ लिखा है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या का विश्लेषण करना। पहले आप समस्या को एनालाइज़ कर लीजिए। फिर कह रहा है कोई समाधान सुझा दीजिए। क्वेश्चन साफ-साफ है। आपने एक इंट्रो मारा, उसके बाद आपने छोटी-छोटी हेडिंग्स बनाए, शब्द कम कर लीजिएगा। इकोनॉमिक इश्यूज़ आपने बताए। इकोनॉमिक इश्यूज़ के बाद पॉलिटिकल इश्यू बताया, पॉलिटिकल इश्यू के बाद सोशल इश्यू बताया और एक्सटर्नल फैक्टर बता दिया। 4 फैक्टर पे आपने काम किया। एक्सटर्नल फैक्टर जाएँगे तो जहाँ सैंक्शन वगैरह जो उसको लगे वो सब दे आपने कर लिया। नेक्स्ट अगर आप आएँगे तो वे फॉरवर्ड की बात कर रहा है, समाधान की बात कर रहा है। समाधान को आपने सुझाया, समाधान क्या 4-5 आपने बता दिया। आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। कुछ चीज़ें खोलो यार, है ना? लिबरलाइज़ेशन की तरफ चलो और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दो। लिबरलाइज़ेशन देंगे तो प्राइवेटाइज़ेशन करना ही पड़ता है, यही तो लिबरलाइज़ेशन है, नहीं तो बैठे रहिए। जैसे मेरा घर है और आर्थिक दिक्कत से जूझ रहे हैं,
तो अपना एक हिस्सा किराए पे क्यों ना दिया जाए? तो पहले हमने सोचा था नहीं देंगे, अब हम थोड़े लिबरल हो गए। लिबरलाइज़ेशन क्या है? उदारीकरण, उदार हो गए। अब कोई भी व्यक्ति आएगा रेंट पे घर लेने के लिए ₹10,000 किराया देगा, लेकिन ₹10,000 किराया पार्किंग का भी इस्तेमाल करेगा, ऊपर छत पे कपड़े भी डालने जाएगा, उसके रिश्तेदार नातेदार भी आएँगे। अब आपका घर में क्या हो गया? दूसरे लोगों का प्रवेश हो गया। तो आप इतना लिबरल रहिए और वही दूसरे लोगों के प्रवेश से आपको बेनिफिट भी हो रहा है। पुताई, रंगाई, खाना खर्चा के लिए कुछ पैसा मिलेगा उन्हीं से। आगे आया कि अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार, छोड़ आए वो गलियाँ। फिडेल कास्ट्रो साहब जब आए थे तब स्थिति कुछ और थी। जनवरी 1961 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए, तब की परिस्थिति अलग थी। सोवियत संघ के साथ हमारी खूब छनती थी, 1991 आते-आते सोवियत संघ भी जमी-दोज हो गया, तब की परिस्थिति अलग थी। वेनेजुएला से हम तेल-ओल मँगाते थे 2000 के टाइम में, बदले में डॉक्टर्स देते थे। हालात ये हैं कि मदुरो को ही अमेरिका उठा के ले गया, अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के हम शिकार हैं। इनडायरेक्टली वेनेजुएला पे उसी की सत्ता हो गई, तेल मिलना वहाँ से भी बंद हो गया, रास्ते बंद हो रहे हैं। अब आप सलाह क्या देंगे? थोड़े अपने को नरम करो गुरु, थोड़े से नरमाहट लाओ, अमेरिका से सुधार करो। कुछ उसकी जायज़ माँगें होंगी मान लो, नाजायज़ माँगें हटाओ, कुछ तो रास्ता निकलेगा। आज ईरान और अमेरिका के युद्ध में क्या हो रहा है? आपने उसके पूरे सत्ता और आला अफ़सरों को एक बम में 28 फरवरी को उड़ा दिया आपने, एक मिसाइल मार के, और 1 महीना से ज़्यादा युद्ध चल रहा है और अमेरिका आज भी ये सोचता है कि टेबल टॉक हो। ईरान तो साफ-साफ मना करता रहा है। अमेरिका झूठ पे झूठ, ट्रंप झूठ पे झूठ बोलता रहता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ मतलब मैंने इतना बेवकूफ़ झूठ बोलने वाले को भी नहीं देखा, जो सुबह, शाम, दोपहर में अपना झूठ बदलता रहता है। अरे यार! झूठ पे ही तो टिके रहो कम से कम, वो झूठ पे भी नहीं टिकता है। ईरान कहीं से भी घास नहीं डाल रहा है। अमेरिका हर जगह से भूसा, घास लेके घूम रहा है, कि गाय बस किसी तरह मुँह मार दे हमारे उसमें। वो अपनी पतली गली अमेरिका खोज रहा है और अमेरिका पतली गली भी नहीं पा रहा है कि निकल जाए वो। लेकिन मेरा ऐसा मन अब कहता है कि अमेरिका देर तक इस युद्ध में नहीं रहेगा। वो अपने को हारा हुआ तो कहेगा नहीं, लेकिन दुनिया जान जाएगी बेवकूफ़ है, हार गया है। वो पतली गली से निकल जाएगा। लेकिन इस अमेरिका के हार में 3 मैसेज छोड़ के जा रहा है वो। अमेरिका हारा ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। फर्स्ट मैसेज ये छोड़ के जा रहा कि दुनिया को ये बता दिया कि ईरान से उलझना मतलब अपना नाक, मुँह सब तोड़ना है। ये मैसेज किसको गया? खाड़ी देशों को। ईरान से ना उलझो, एक। दूसरा, हार्मुज़ पर उसकी मोनोपोली यह इशारा कर दिया है कि हार्मुज़ मेरे लिए अब सोने का अंडा है। टोल लगाओ, पैसा कमाओ। तीसरा, अमेरिका जैसा बाहुबली महीनों प्रयास करने के बाद अब मुँह की खाया और वापस वाशिंगटन चला गया। यह संदेश इतिहास में दशकों दशक तक लोग भूलेंगे नहीं। और ईरान सुरक्षित कितना है ये सवाल रहेगा, लेकिन ईरान अपनी सुरक्षा करना जानता है, यह बात भी दुनिया को पता चल गई है। और इज़राइल अपना नक्शा कब मिटवा लेगा, ईरान कब उसको वहीं दफना देगा, इसका भी संदेश इज़राइल को पहुँच गया है। अमेरिका को यह भी पहुँच गया है कि नाटो पाटो, इनको पाटो, नाटो बाँटो हो गया। इस समंदर में अमेरिका सिर्फ अकेला है। संगठन बना लेने से इरादे कामयाब नहीं होते, नीयत अगर साफ ना हो तो। नाटो को पता है कि अमेरिका की नीयत साफ नहीं है, एक भी देश साथ नहीं दिया। और हालात ये हैं कि आज ट्रंप बस रो नहीं रहा है, बस अंदर से सुलग-सुलग करके जल चुका है। आपको याद दिला दूँ कि कोविड-19 के टाइम में भी डब्ल्यूएचओ से उसने संपर्क खत्म कर लिया था। डब्ल्यूएचओ से अपने को अलग कर लिया था। अब ईरान, अमेरिका
इज़राइल के बीच में जो संघर्ष हुआ, इसमें नाटो से अपना संपर्क खत्म कर रहा है। आप ज़रा सोचो कि तुम्हारा क्या होगा जनाबे आली? हम तो यूक्रेन को सोचते हैं कि जिस नाटो को लेकर के वो 4 साल से रसिया से बर्बाद हो गया, ज़मीन बँट जाएगी, खत्म कर लेगा। अमेरिका भरोसे का देश नहीं है और यूरोप के देश समझदार देश हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान की मिसाइलें जो है हमारे देशों पे गिरें। क्या समझे? और एक चीज़ जान लीजिए, ट्रंप ने अपनी जगहंसाई करा लिया, अमेरिका की बेइज़्ज़ती करा लिया, अमेरिका के उस साहस और दुस्साहस को जमींदोज़ कर दिया। ट्रंप ने एक प्रकार से दुनिया के तमाम देशों को यह संदेश दिलवा दिया कि हम सिर्फ़ वो गुब्बारे हैं जो हवा निकली तो फुस हैं और हवा निकाल दिया ईरान ने। एक प्रकार से देखो पहलवान का कुबत जब अखाड़े में उतरा है, या तो पटक के आओ या तो फिर कपड़ा पहन के तमाशा देखो। अमेरिका जो भिड़ने की आदत थी ना हर जगह, ये गलत जगह भिड़ गया और इज़राइल का यही हाल रहेगा ना, तो जो इज़राइल कभी फ़िलिस्तीन होता था, वो फ़िलिस्तीन हो जाएगा। इज़राइल एक पॉइंट था, वो भी नहीं बचेगा। फिर नाव लेके पानी का जहाज़ लेकर के गली-गली घूमेंगे कि हमको शरण दे दो। इधर देखो, ये समझ गए? समस्या में अगर जाएँगे, समाधान में जाएँगे तो 3-4 समाधान 5 लिखे हुए हैं। फटाफट किसमें जाएगा? प्रमोट इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। उदारीकरण की तरफ चलो और निजीकरण से कितो दो। क्या के साथ में सुधार कर लो यार, जहाँ से बिगड़ा है वहीं से थोड़ा सुधार करो। आगे कहता है कि इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, अगर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करो, ठीक? कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा का पुनर्निवेश। आपने एक उदाहरण दे दिया, उसको समझा दिया। उसके बाद आपने कंक्लूड कर दिया कि क्यूबा की वर्तमान समस्याएं आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का परिणाम है। संतुलित आर्थिक सुधार, वैश्विक सहयोग और प्रभावी शासन के माध्यम से क्यूबा इस संकट से उबर सकता है और स्थिर विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। करके आपने उत्तर खत्म कर दिया।